प्रिय व्यूअर्स, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए जून 2019 से अप्रैल 2020 तक के समसामयिक घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। हालिया बजट में सरकार ने पीटीए यानी प्यूरिफाइड टेरेप्थैलिक एसिड के आयात पर लगाई जाने वाली एंटी डंपिंग ड्यूटी को समाप्त करने का फैसला लिया। सरकार के मुताबिक एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाने का यह फैसला सार्वजनिक हित में लिया गया है। पॉलिस्टर के घरेलू निर्माताओं ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। पीटीए को पॉलिस्टर फैब्रिक सहित दूसरे अहम उत्पादों को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कच्चे माल के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। किसी पॉलिस्टर उत्पाद में पीटीए की मात्रा 70 से 80% के आसपास होती है। पॉलिस्टर उत्पादों में खास तौर पर पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर और स्पन यार्न शामिल हैं। पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर का उपयोग तकियों, सोफा, स्विम सूट्स और दूसरी ड्रेसेस में किया जाता है। इस फैसले के बाद चीन, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान जैसे देशों से आयात किया जाने वाला पीटीए अब सस्ती दरों पर विनिर्माताओं को मिल सकेगा। गौरतलब है कि 2013 में एमसीसी, पीटीए इंडिया कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक शिकायत में इस बात का जिक्र किया था कि कुछ देश भारत को काफी सस्ते दामों पर पीटीए का निर्यात कर रहे हैं। इसके चलते देश के घरेलू बाजार को खासा नुकसान हो रहा है। तब केंद्र ने 2014 के बाद से पीटीए के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लेना शुरू कर दिया था। आइए अब समझते हैं क्या होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। दरअसल जब कोई कंपनी किसी उत्पाद को अपने घरेलू बाजार के सामान्य चार्जेस से भी कम मूल्यों पर निर्यात करती है तो इसे डंपिंग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आयातक देश घरेलू बाजार को निम्न मूल्यों से बचाए रखने के मकसद से उस उत्पाद पर शुल्क लेता है जिसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। WTO एंटी डंपिंग एग्रीमेंट डंपिंग में शामिल कंपनियों की गतिविधियों का नियमन नहीं करता। यह एग्रीमेंट इस बात पर अधिक फोकस करता है कि सरकारें किस तरह डंपिंग के विरुद्ध कार्रवाई करती हैं। आरबीआई ने LTRO यानी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस शुरू करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ 1 अप्रैल 2020 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा मध्यम उद्यमों के लिए दिए जाने वाले ऋण के मूल्य निर्धारण को एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ने को भी कहा है। इन दोनों नीतियों का मकसद मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों के विस्तार और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना है। LTRO के तहत केंद्रीय बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 1 साल और 3 साल की लंबी समय सीमा तक के लिए नीतिगत रेपो दर पर ऋण मुहैया कराएगी। इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2020 से शुरू होने वाले पखवाड़े से करने की योजना है। आरबीआई का मानना है कि बैंकिंग प्रणाली में नीतिगत रेपो दर पर 1 लाख करोड़ रुपए की राशि डालने से बैंक अपनी उधार दरों में कमी करेंगे, जिससे मौद्रिक नीति प्रसारण सुनिश्चित होगा। साथ ही जमा दरों में कटौती किए बिना ही बैंकों के लिए धन की लागत में भी कमी आएगी। एक्सटर्नल बेंचमार्क नियम के मुताबिक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधारों के ब्याज दर का निर्धारण आरबीआई द्वारा निर्देशित बाहरी पैमाने जैसे कि पॉलिसी रेट, ट्रेजरी बिल रेट आदि के हिसाब से करना पड़ता है। एक्सटर्नल बेंचमार्क की शुरुआत के बाद अधिकांश बैंकों ने अपने होम लोन, पर्सनल लोन और सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के लिए लोन की दरों को आरबीआई की नीतिगत रेपो दर से जोड़ा है। इस वजह से इन क्षेत्रों में मौद्रिक गतिविधियों में काफी सुधार आया है। आरबीआई ने 31 जुलाई 2020 तक ऑटोमोबाइल, आवास एवं MSME क्षेत्रों में इंक्रीमेंटल रिटेल लोन पर CRR डिस्पेंसेशन की बात कही है। CRR डिस्पेंसेशन में वाणिज्यिक बैंकों को CRR में छूट दी जाती है। अभी के नियम के हिसाब से वाणिज्यिक बैंकों को अपने NDTL यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज में से ऑटोमोबाइल, आवास एवं MSME क्षेत्रों में दिए गए इंक्रीमेंटल रिटेल लोन के बराबर की राशि काटने के बाद बची राशि पर CRR देना होगा। यह व्यवस्था इन उत्पादक क्षेत्रों में बैंक ऋण को बढ़ावा देगी, जिससे अर्थव्यवस्था की मांग में बढ़ोतरी होगी। साथ ही CRR के इस छूट से बैंकों की कुल लागत में भी कमी आएगी, जिसका उपयोग बैंकों द्वारा अन्य क्षेत्रों में ऋण आवंटन में किया जा सकेगा।
गौरतलब है कि CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो के तहत वाणिज्यिक बैंकों को प्रत्येक 15 दिन पर इस अवधि के दौरान उनके NDTL के 4% को RBI के पास रखना पड़ता है, जिस पर उन्हें कोई भी ब्याज नहीं मिलता। पिछले दिनों दिल्ली की जिला अदालतों के कुछ न्यायाधीशों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। इन न्यायाधीशों ने एक याचिका में वर्तमान की पेंशन व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उनका मानना है कि इस व्यवस्था में जजेस के रिटायर होने के बाद मिलने वाली वित्तीय सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। इनकी मांग है कि दिल्ली न्यायिक सेवा के सभी न्यायाधीशों के लिए 31 दिसंबर 2003 तक लागू रही पुरानी पेंशन स्कीम फिर से शुरू की जाए या वर्तमान और पुरानी पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाए। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 या उसके बाद केंद्र सरकार में नियुक्त किए जाने वाले नए कर्मियों के लिए दिसंबर 2003 में न्यू रीस्ट्रक्चर्ड डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की शुरुआत की थी। 2006 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसमें शामिल कर लिया था। 1 जनवरी 2004 को शुरू किया गया नेशनल पेंशन सिस्टम डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के आधार पर ही कार्य करता है। इसमें 2 चरण होते हैं, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 में सरकारी सेवकों को योगदान देना अनिवार्य है, जबकि टियर 2 में योगदान की प्रक्रिया वैकल्पिक होती है। टियर 1 में सरकारी सेवकों को अपनी बेसिक पे और DA का 10% हिस्सा अंशदान में देना होता है। सरकार भी टियर 1 अकाउंट में बराबर की हिस्सेदारी देती है। यह एक नॉन विड्रॉएबल अकाउंट होता है, यानी इस खाते से राशि केवल रिटायर होने के बाद ही निकाली जा सकती है। वहीं टियर 2 एक विड्रॉएबल अकाउंट होता है। इस अकाउंट में सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होती। पहले NPS में सशस्त्र बलों को छोड़कर सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों को शामिल किया गया था, लेकिन 1 मई 2009 से इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को शामिल कर दिया गया। इसमें असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता भी ऐच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं। हाल ही में कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सारस यानी साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट केंद्र की स्थापना की है। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के साथ साथ कंपनियों की दक्षता में सुधार और संसाधनों का अनुकूलतम सदुपयोग करना भी सारस केंद्र का उद्देश्य है। NCL के मुताबिक सारस केंद्र कोयला उत्पादन, उत्पादकता और खदानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कंपनियों को R&D और इनोवेशन को एकीकृत करने में मदद करेगा। इसके अलावा यह स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और स्किल डेवलपमेंट को मजबूत कर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने में मदद करेगा। NCL भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है। यहाँ भारत के कुल कोयला उत्पादन का 15% हिस्सा उत्पादित किया जाता है, जबकि देश की तापीय ऊर्जा का 10% हिस्सा यहाँ निर्मित किया जाता है। 1 फरवरी को जारी संघीय बजट 2020-21 में सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी। इसी के मद्देनजर सरकार ने संसद में डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 रखा है। बिल का मकसद प्रत्यक्ष कर से जुड़े विवादों को तेजी से निपटाना है। वित्त मंत्री के मुताबिक फिलहाल प्रत्यक्ष कर से जुड़े लगभग 4,83,000 से अधिक मामले देश के विभिन्न अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इससे पहले सरकार पिछले बजट में भी अप्रत्यक्ष करों से जुड़े विवादों को कम करने के लिए सबका विश्वास योजना लाई थी। इस योजना के तहत आने वाले किसी करदाता को 31 मार्च 2020 तक विवादास्पद कर की राशि का ही भुगतान करना होगा, जबकि उस पर लगे ब्याज और जुर्माने को माफ किया जाएगा। इसमें राहत की बात यह है कि अगर अपील IT विभाग द्वारा दायर की गई है तो करदाता को विवादास्पद कर की आधी राशि का ही भुगतान करना होगा। इसके अलावा किसी ब्याज, जुर्माना या शुल्क पर भी विवाद है तो करदाता को उस विवादास्पद जुर्माने या ब्याज की 25% राशि का ही भुगतान जरूरी होगा। हालांकि 31 मार्च के बाद इस योजना का लाभ उठाने वाले करदाता को 10% अतिरिक्त राशि, जबकि विवादास्पद जुर्माने, ब्याज या शुल्क का 30% भुगतान करना होगा। यह योजना केवल 30 जून 2020 तक ही लागू रहेगी। करदाताओं को राहत देने और विवादों के निपटान के लिए इस योजना में सरकार ने और भी दूसरे प्रावधान किए हैं। सरकार इस योजना के माध्यम से विवादों के कारण फंसी प्रत्यक्ष कर की 9 लाख करोड़ से अधिक की राशि के बड़े हिस्से को सरकारी खाते में डालने की कोशिश कर रही है। बीते दिनों RBI ने अपने लेखा वर्ष को जुलाई-जून के बदले अब अप्रैल से मार्च करने का निर्णय लिया है। बदलाव के बाद इस साल का लेखा वर्ष जुलाई 2020 से शुरू होकर 31 मार्च 2021 को समाप्त होगा।
इसके बाद आगे सभी वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होंगे। गौरतलब है कि आरबीआई की इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पर बनी बिमल जालान समिति ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेखा वर्ष को अप्रैल से मार्च करने और वार्षिक खातों को और अधिक पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को आरबीआई बोर्ड द्वारा स्वीकृत करके सरकार के पास विचार के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस कदम से अब आरबीआई को केंद्र सरकार को इंटरिम डिविडेंड यानी अंतरिम लाभांश हस्तांतरित करने की आवश्यकता कम रहेगी, जो कि बीते कई सालों से ट्रेंड हो गया है। अंतरिम लाभांश का भुगतान अब असाधारण परिस्थितियों तक सीमित रहेगा। साथ ही आरबीआई बजटीय उद्देश्यों के लिए एक वित्त वर्ष में सरकार को अनुमानित सरप्लस ट्रांसफर का बेहतर अनुमान कर सकेगा। एफआरबीएम अधिनियम में राज्यों के लिए भी एस्केप क्लॉज को जोड़ने की बात चर्चा में आई है। एस्केप क्लॉज के तहत आर्थिक समस्या से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र की तरह ही उनके वित्तीय घाटे के लक्ष्य से विचलन का अधिकार दिया जा सकता है। आपको बता दें कि मूल एफआरबीएम अधिनियम में केंद्र के लिए भी ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। बाद में 2018 में श्री एनके सिंह की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके तहत केंद्र सरकार को सकल घरेलू उत्पाद के आधे % तक राजकोषीय घाटे में विचलन के लिए एस्केप क्लॉज की व्यवस्था की गई। 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र और राज्यों के लिए समान फिस्कल कंसोलिडेशन रोडमैप तैयार करने के लिए श्री एनके सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट अक्टूबर तक संभावित होगी। इस समिति में कैग, लेखा महानियंत्रक, आरबीआई और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि व एफआरबीएम की पिछली समिति के सदस्य भी शामिल होंगे। अगर केंद्र सरकार द्वारा इस समिति की सिफारिशें मान ली जाती हैं तो राज्यों को कर राजस्व के अलावा भी धन जुटाने के लिए फिस्कल स्पेस मिल जाएगा। गौरतलब है कि एफआरबीएम यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्यों को अपने वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक रखना अनिवार्य है। बीते दिनों भारत सरकार और विश्व बैंक ने एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत देश में गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को समर्थन देने और भूजल संस्थाओं को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक भारत को $450 मिलियन का लोन देगा। समझौते के मुताबिक देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में विश्व बैंक समर्थित अटल भूजल योजना, नेशनल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम का क्रियान्वयन किया जाएगा। इन राज्यों में शामिल हैं गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हालांकि इन राज्यों के 78 जिलों को ही इस प्रोग्राम में कवर किया जाएगा। इन राज्यों को भूजल दोहन और डिग्रेडेशन, स्थापित कानूनी और नियामकीय उपकरणों, संस्थागत तैयारियों और भूजल प्रबंधन से जुड़ी पहलों के आधार पर चुना गया है। इस प्रोग्राम में जलाशयों के रिचार्ज का संवर्धन और जल संरक्षण कार्यों को शुरू करना, वाटर हार्वेस्टिंग, जल प्रबंधन और क्रॉप अलाइनमेंट से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, सतत भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत संरचना का निर्माण करना और लोगों को भूजल के सतत प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना इत्यादि शामिल हैं। नए कार्यक्रम के तहत जल बजट के समुदाय आधारित विकास के लिए बॉटम अप प्लानिंग प्रोसेस की शुरुआत की जाएगी। ये जल बजट सतही और भूजल परिस्थितियों एवं उनकी वर्तमान व भावी जरूरतों का आकलन करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में WSP वाटर सिक्योरिटी प्लान्स को शुरू करने की बात भी चल रही है। WSP में भूजल की मात्रा को बढ़ाने और प्रस्तावित कार्रवाइयों को चयनित राज्यों द्वारा इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया जाएगा। कई अध्ययनों में इस बात का जिक्र किया गया है कि भूजल से सिंचित किए जाने वाले क्षेत्र में अगर 1% बढ़ोतरी कर दी जाए तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 2.2% की वृद्धि होती है। लिहाजा इस कार्यक्रम में फसल प्रबंधन और विविधता पर भी ध्यान दिया जाएगा। बीते दिनों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने अपियरी ऑन व्हील्स यानी गतिशील मधुवाटिका का उद्घाटन किया। यह अनोखी अवधारणा KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने विकसित की है ताकि जीवित मधुमक्खियों की कॉलोनी वाले बी बॉक्सेस को आसानी से दूसरी जगह ले जाया जा सके। यह पहल KVIC द्वारा 2017 में लॉन्च किए गए हनी मिशन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। KVIC के मुताबिक इस अवधारणा को मधुमक्खी पालकों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ विकसित किया गया है। इसका मकसद पूरे भारत में बी बॉक्सेस के मेंटेनेंस में श्रम और लागत को कम करना है। अपियरी ऑन व्हील्स प्लेटफॉर्म के जरिए बिना किसी कठिनाई के 20 डब्बों को एक जगह से
दूसरी जगह तक ले जाया जा सकेगा। इसके अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए सोलर पैनल भी फिट किया जाएगा। फिलहाल इस पायलट प्रोजेक्ट को दिल्ली से सटे इलाकों में सरसों के खेतों के पास शुरू किया जाएगा। पिछले साल नेशनल बी बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बड़े बड़े फर्म्स और कृषि योग्य भूमि पर मधुमक्खियों के द्वारा किए जाने वाले परागण में बेहद बढ़ोतरी हुई है। हनी मिशन और दूसरे कार्यक्रमों के चलते पिछले 12 सालों में शहद उत्पादन में 200% की वृद्धि देखी गई। 2005-06 में जो आंकड़ा 35,000 मीट्रिक टन था, वह 2017-18 में बढ़कर 1.05 लाख मीट्रिक टन हो गया। वहीं मधुमक्खी कॉलोनीज की बात करें तो 2005-06 में 8 लाख के मुकाबले 2017-18 में इनकी संख्या बढ़कर 35 लाख के करीब पहुंच गई है। इसके अलावा भारत में प्रति व्यक्ति शहद उपभोग की बात करें तो यह 50 ग्राम प्रति साल है, जो कि वैश्विक आंकड़े 250 से 300 ग्राम प्रति साल के मुकाबले बहुत कम है। एशिया में प्रति व्यक्ति उपभोग पर नजर डालें तो 700 ग्राम प्रति साल उपभोग के साथ जापान पहले स्थान पर है। निर्यात के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहद की बढ़ती मांग के चलते पिछले 12 सालों में भारत द्वारा शहद के निर्यात में भी 207% की बढ़ोतरी हुई। बीते दिनों केंद्र ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों में परिवर्तन किया है। 2020 की खरीफ फसलों से इसे किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। साथ ही प्रीमियम भुगतान के नियमों में भी परिवर्तन हुआ है। PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान को खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% एवं बागवानी फसलों के लिए 5% का प्रीमियम देना पड़ता है। अभी तक बीमा कंपनियों द्वारा बीमित राशि यानी सम अश्योर्ड पर लगाई गई किसी भी सीमा तक की प्रीमियम राशि को किसान की हिस्सेदारी हटाने के बाद केंद्र और राज्य आधा आधा भुगतान करते थे। नए नियम के मुताबिक केंद्र अब असिंचित क्षेत्रों के लिए अधिकतम 30% तक और सिंचित क्षेत्रों के लिए अधिकतम 25% तक की प्रीमियम राशि में ही किसान का हिस्सा हटाकर अपना आधा हिस्सा देगा। इस सीमा से अधिक की प्रीमियम राशि पूरी तरह राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्र के इस निर्णय से राज्यों के लिए प्रीमियम सब्सिडी का बोझ बढ़ जाएगा, जो कि पहले से ही अपने हिस्से की प्रीमियम सब्सिडी को समय पर नहीं दे पाते। इससे बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को समय पर मुआवजा देना कठिन होगा। PMFBY पैदावार आधारित है। इस नए नियम में केंद्र ने PMFBY के तहत राज्यों को अतिरिक्त जोखिम कवर को तय करने का विकल्प दिया है। बीते दिनों प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अहम फैसला लेते हुए केंद्रीय क्षेत्र की योजना फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ FPOs को मंजूरी दी है। इसका मकसद अगले 5 सालों में 10,000 नए FPOs यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का गठन और उनका प्रोत्साहन करना है। सरकार ने इसके जरिए किसानों के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल सुनिश्चित करने का लक्ष्य साधा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से आशय ऐसी स्थिति से है जब कम इनपुट लागत पर वस्तुओं और सेवाओं की ज्यादा से ज्यादा इकाइयों का उत्पादन किया जा सके। इस योजना से किसानों को क्वालिटी इनपुट, तकनीक, क्रेडिट और बेहतर मार्केटिंग तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। यह स्कीम स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नाबार्ड द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। हालांकि राज्य भी केंद्र के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग से परामर्श कर अपनी किसी एजेंसी को नामित कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत FPOs को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्लस्टर के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे FPOs के द्वारा बेहतर प्रसंस्करण, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि FPOs वे उत्पादक संगठन होते हैं जिन्हें प्राथमिक उत्पादकों मसलन किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकरों, ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा कानूनी इकाई के रूप में गठित किया जाता है। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने IIT कानपुर में हो रहे सम्मेलन में प्रो क्रोनी नीति पर अपने विचार रखे। उनके अनुसार प्रो क्रोनी नीति से देश को दूर रहने की जरूरत है, उसकी जगह प्रो बिजनेस नीतियों को बढ़ावा देना बेहतर होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए केवल पिछले 100 सालों में कही गई बातें ही ध्यान में रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्राचीन समाज की नीतियों का भी अध्ययन करना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वेल्थ क्रिएशन का खासा जिक्र किया गया है और इसमें नैतिक तरीकों से वेल्थ क्रिएशन पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रो क्रोनी नीति बाजार के लिए खतरनाक होती है। यह नीति केवल संकीर्ण व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देती है और सामाजिक कल्याण में बाधा पहुंचाती है। साथ ही क्रोनिज्म रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया को रोककर अक्षमता को बढ़ावा देती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था से धन का क्षय होता है।
जबकि अगर प्रो बिजनेस नीतियों की बात करें तो इससे बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता है, जो कि बाजार में आने वाली कई समस्याओं को दूर करने में सहायक होती है। प्रो बिजनेस नीतियों द्वारा धन का सही तरीके से बंटवारा होने की वजह से देश में सामाजिक कल्याण की दिशा में प्रगति होगी। बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन को अपनी मंजूरी दी है। इसके लिए 1480 करोड़ रुपए के बजट को भी अनुमति मिली है, ताकि विश्व में भारत को टेक्निकल फैब्रिक्स का एक अग्रणी विनिर्माता बनाया जा सके। गौरतलब है कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी, जिसका क्रियान्वयन 2020-21 से 2023-24 के बीच किया जाएगा। टेक्निकल टेक्सटाइल्स को प्राथमिक तौर पर उनके तकनीकी गुणों और मांग के आधार पर तैयार किया जाता है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स को एग्रो टेक्सटाइल्स, मेडिकल टेक्सटाइल्स, जियो टेक्सटाइल्स, प्रोटेक्शन टेक्सटाइल्स, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स, स्पोर्ट्स टेक्सटाइल सहित दूसरे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उपयोग में लाया जाता है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स के उपयोग से कृषि, बागवानी और जलीय कृषि में उत्पादकता वृद्धि, सशस्त्र बलों की बेहतर सुरक्षा, राजमार्गों, रेलवे, पत्तनों और एयरपोर्ट्स के लिए मजबूत परिवहन अवसंरचना और लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार सुनिश्चित किया जा सकेगा। बीते दिनों नीति आयोग द्वारा झूम खेती करने वाले किसानों को बैंक ऋण और कृषि संबंधित सब्सिडी के साथ जोड़ने की पेशकश की गई। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्द ही झूम खेती पर कानूनी मुहर लग सकती है। सरकार के इस कदम से न केवल झूम खेती का समर्थन होगा, बल्कि प्राकृतिक रूप से भूमि उर्वरता बहाल करने में भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारत में लगभग 1.73 मिलियन हेक्टेयर भूमि झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंतर्गत आती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में खेती अस्थायी रूप से की जाती है और फिर सालों तक भूमि को छोड़ दिया जाता है, ताकि यह फिर से उपजाऊ हो सके। इस भूमि को कल्टीवेशन के दौरान खेतीहर भूमि और परती छोड़े जाने के फेज में जंगल कहा जाता है। अक्सर इसे परित्यक्त भूमि, बंजर भूमि और अवर्गीकृत राज्य वन के रूप में मान लिया जाता है। 2003 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 6.23 लाख परिवार झूम कृषि में संलग्न थे। इनमें से 90% तो अकेले पूर्वोत्तर भारत से थे। इन कृषकों को भू स्वामित्व न होने के कारण अक्सर ऋण से वंचित होना पड़ता है। SEZ से माल की खरीद स्थानीय खरीद की परिभाषा के दायरे में आएगी। हाल ही में सरकार ने साफ किया कि विदेशी स्वामित्व वाली सिंगल ब्रांड खुदरा कंपनियों द्वारा SEZ से खरीदे गए माल को भी स्थानीय खरीद यानी लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स के तहत माना जाएगा। DPIIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने कहा है कि ऐसी कंपनियां सेज इकाइयों से जो माल खरीदती हैं वह भारत में विनिर्मित या उत्पादित होना चाहिए। साथ ही FDI नीति में उल्लिखित और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत अधिसूचित सभी शर्तों का अनुपालन विनिर्माण इकाई की जिम्मेदारी रहेगी। दरअसल निर्यात हब के रूप में विकसित सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सीमा शुल्क कानूनों के संदर्भ में विदेशी क्षेत्र के रूप में माना जाता है। इन क्षेत्रों की इकाइयों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को आयात के रूप में माना जाता है। इस वजह से सिंगल ब्रांड खुदरा विक्रेताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। आपको बता दें कि लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स के अंतर्गत 51% से ज्यादा FDI प्राप्त करने वाले सिंगल ब्रांड खुदरा कारोबार में विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार करने के लिए अपनी बिक्री के कम से कम 30% के बराबर का सामान भारत में बनाना या खरीदना अनिवार्य है। वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। डिजिटल कंपनियों से कर वसूलने के लिए OECD यानी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन वैश्विक नियम तैयार कर रहा है। हाल ही में OECD ने कहा है कि अगर सभी देशों द्वारा टैक्स के नए नियम अपनाए जाते हैं तो इससे वैश्विक स्तर पर $100 बिलियन का अतिरिक्त टैक्स कलेक्शन हो सकता है। OECD ने BEPS यानी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पहल के तहत डिजिटल कंपनियों से इस राशि के भुगतान की बात कही है। इस संदर्भ में भारत का पक्ष है कि गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी डिजिटल कंपनियों से कर उगाही में उस देश में उपयोगकर्ताओं की संख्या को आधार बनाया जाना चाहिए। OECD का कहना है कि या तो उस देश को कर लगाने का अधिकार दिया जाए जहां बौद्धिक संपदा पंजीकृत हो, या फिर उन देशों को जो कि उन सेवाओं का उपयोग करते हैं। OECD इन कंपनियों द्वारा संबंधित देश को कम से कम 12.5% कर के भुगतान की बात कर रहा है। फिलहाल भारत में ये कंपनियां 6% इक्वलाइजेशन लेवी के तौर पर टैक्स देती हैं। ऐसे में नए नियम भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। भारत जैसी बहुत सी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां बड़ी डिजिटल कंपनियों की उपस्थिति तो कम होती है, पर उसके एंड यूजर बहुत ज्यादा होते हैं। ये कंपनियां कर नियमों की कमियों का लाभ उठाकर टैक्स अवॉइडेंस कर लेती हैं, जिस पर कोई कानूनी सख्ती भी नहीं की जा सकती। इसी से निपटने के लिए OECD और G20 ने बेप्स नियम बनाए हैं, जो कि टैक्स अवॉइडेंस के मार्फत उचित कर का भुगतान नहीं करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर आरोपित होता है। बीते दिनों केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री और वित्त मंत्री ने देश की सभी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। MSME मंत्रालय की मुख्य योजनाओं पर चर्चा बैठक के केंद्र में रही। इसमें खास तौर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति पर ध्यान दिया गया। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और CGTMSE यानी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज की एक फ्लैगशिप योजना है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के क्रियान्वयन के क्रम में भारत सरकार और सिडबी ने मिलकर CGTMSE को स्थापित किया था। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक क्रेडिट लिंक्ड स्कीम है, जिसके तहत सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना कर स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाता है। विनिर्माण के लिए 25 लाख रुपए तक, जबकि सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 35% तक की सब्सिडी देता है। आपको बता दें कि इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है। राज्य स्तर पर राज्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग, वहीं जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र और बैंक इसका क्रियान्वयन करते हैं। यस बैंक में हालिया संकट के चलते AT1 बॉन्ड चर्चा में आ गया है। AT1 यानी एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड ऐसे असुरक्षित और स्थायी बॉन्ड होते हैं जिन्हें बैंक अपने मुख्य पूंजी आधार या यूं कहें अपने कोर कैपिटल बेस को मजबूत करने के लिए जारी करते हैं, ताकि बेसल 3 मानकों का पालन किया जा सके। बेसल 3 मानक बैंकों को अपनी बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए काफ़ी अहम होते हैं। नए नियमों के तहत बैंकों को अपने जोखिम भारित ऋणों का 11.5% के न्यूनतम अनुपात पर पूंजी को बनाए रखना होता है। इसमें से 9.5% टीयर 1 जबकि 2% टीयर 2 पूंजी के लिए बनाए रखना होता है। बैंकों में जमा और ऋणों के रूप में मौजूद स्थायी पूंजी और इक्विटी को टीयर 1 पूंजी कहा जाता है। आइए अब यह भी जान लें कि AT1 बॉन्ड इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। दरअसल इस बॉन्ड में कुछ अलग विशेषताएं होती हैं जो इसे प्लेन वनीला बॉन्ड से अलग बनाती हैं। पहला यह कि AT1 बॉन्ड अस्थायी होते हैं और इनकी मैच्योरिटी डेट नहीं होती। दूसरे, इन बॉन्ड्स को जारी करने वाले बैंक किसी विशेष वर्ष के लिए ब्याज भुगतान को टाल सकते हैं या उसकी फेस वैल्यू को भी इस हद तक कम कर सकते हैं कि न तो वह बैंक और न ही उसके निवेशक किसी संकट में आए। तीसरा, अगर RBI को कभी ऐसा लगता है कि बैंक ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं, तो वह बैंकों को आदेश दे सकता है कि वे अपने निवेशकों से पूछे बिना ही इन बॉन्ड्स के बकाया को समाप्त कर दें। जबकि प्लेन वनीला बॉन्ड वित्तीय उपकरणों का सबसे साधारण रूप होता है, जिसमें ऐसी कोई खास विशेषता नहीं होती है। पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवेज के विनियमन के मकसद से RBI ने हाल ही में कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देश के मुताबिक पेमेंट एग्रीगेटर्स को कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 के तहत कंपनी होना अनिवार्य है। आपको बता दें कि इन्हें मूल रूप से सितंबर 2019 में तैयार किया गया था, जिसमें PAs और PGs से जुड़े मुद्दों को 3 स्तर पर संभालने की व्यवस्था की गई थी। पहला, कोई नियमन नहीं किया जाए, या दूसरा, आंशिक विनियमन किया जाए, या तीसरा, पूर्ण विनियमन किया जाए। लेकिन हालिया दिशा निर्देशों को देखने पर पता चलता है कि इनमें पूर्ण विनियमन पर अधिक जोर दिया गया है। नियमों के मुताबिक ऐसी गैर बैंकिंग इकाइयां जो पेमेंट एग्रीगेटर सेवाएं प्रदान करती हैं, उन्हें ऑथराइजेशन यानी प्राधिकार प्राप्त करने के लिए 30 जून 2021 तक आवेदन करना होगा। उन्हें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत RBI से ऑथराइजेशन प्राप्त करना होगा। वहीं ऐसे ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस जो पेमेंट एग्रीगेटर्स की सेवाएं देते हैं, उन्हें मार्केट प्लेस व्यापार से अलग किया जाएगा और उन्हें भी 30 जून 2021 तक ऑथराइजेशन के लिए आवेदन करना होगा। फोनपे और पेटीएम का पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस भी मार्केट प्लेस मॉडल से पहले ही अलग हो चुका है। इसके अलावा इन एग्रीगेटर्स को 31 मार्च 2021 तक 15 करोड़ रुपए, जबकि 31 मार्च 2023 तक 25 करोड़ रुपए का निवल मूल्य हासिल करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके आगे उन्हें हमेशा 25 करोड़ रुपए का निवल मूल्य बनाए रखना होगा। नए निर्देशों के अनुसार PAs को
उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली और विवाद प्रबंधन फ्रेमवर्क की स्थापना करना अनिवार्य है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवेज होते क्या हैं। आरबीआई ने कुछ विशेष इकाइयों को इस श्रेणी में रखा है। इनमें से एक ऐसी इकाइयां हैं जो पेमेंट रूट को तकनीकी अवसंरचना उपलब्ध कराती हैं या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शंस की सुविधा देती हैं। दूसरी ऐसी इकाइयां हैं जो उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाले तमाम भुगतान उपकरणों को स्वीकार करने के लिए ई कॉमर्स साइट्स और मर्चेंट की सुविधा देती हैं। तीसरी ऐसी इकाइयां हैं जो अधिग्राहकों यानी एक्वायरर्स के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए मर्चेंट की सुविधा देती हैं। इस प्रक्रिया में वे उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त करती हैं और मर्चेंट को हस्तांतरित कर देती हैं। देश के 4 राज्यों में 780 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन 4 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इसके लिए सरकार ने GNHCP यानी ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत विश्व बैंक से मिली मदद की राशि सहित 7,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश को मंजूरी दी है। GNHC प्रोजेक्ट हरित राजमार्गों के विकास के लिए नए मानक निर्धारित करता है, जैसे ग्रीन कवर और सड़कें बिछाने के लिए दोबारा इस्तेमाल में लाने योग्य सामग्री का सदुपयोग करना। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सड़क बन जाने के बाद 5 साल के लिए रख रखाव को भी शामिल किया गया है। वहीं प्रोजेक्ट में राजमार्गों का सतत विकास और मरम्मत, संस्थागत क्षमता संवर्धन, सड़क सुरक्षा एवं अनुसंधान और विकास जैसे प्रमुख तत्व भी शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि चयनित शाखाएं किसी न किसी औद्योगिक क्षेत्र, कृषि, समृद्ध क्षेत्र, पर्यटन या धार्मिक स्थलों और विकास के नजरिए से पिछड़े हुए क्षेत्रों से गुजरती हैं। कोयला क्षेत्र में सुधार लाने के मकसद से संसद ने हाल ही में खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। कानून बनने के बाद यह जनवरी 2020 में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। उस अध्यादेश के जरिए खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष उपबंध अधिनियम 2015 में संशोधन किया जा चुका है। नए प्रावधानों से भारतीय कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। संशोधित प्रावधानों के तहत ऐसी कोई कंपनी जिसे भारत में कोयला खनन क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है, साथ ही किसी दूसरे खनिज या दूसरे देश में खनन का अनुभव है, तो वह कंपनी कोयला या लिग्नाइट ब्लॉक्स की नीलामी में हिस्सा ले सकेगी। इससे कोयला क्षेत्र में FDI नीति के क्रियान्वयन में सुविधा होगी। अब ऐसी कंपनियां भी अनुसूची 2 और 3 में शामिल कोयला खानों की नीलामी में हिस्सा ले सकेंगी जो स्पेसिफाइड एंड यूज से नहीं जुड़ी हैं। वहीं कोयला और लिग्नाइट के लिए लाइसेंस सह खनन पट्टे के पूर्वेक्षण को भी अनुमति दी गई है। इससे कोयला और लिग्नाइट ब्लॉक्स की उपलब्धता में इजाफा होगा। संशोधन के तहत दूसरे अप्रूवल्स और क्लियरेंसेज के साथ ही पर्यावरणीय और वन अनुमतियां स्वतः ही खनिज ब्लॉक्स के नए मालिकों को 2 साल के लिए हस्तांतरित कर दी जाएंगी। इससे नए खान के नए मालिक बिना किसी परेशानी के खनन गतिविधियां कर सकेंगे। देश के मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स यानी बड़े पत्तन न्यासों को प्राधिकरण का दर्जा देने के मकसद से सरकार ने लोकसभा में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 प्रस्तुत किया है। बिल में महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 को समाप्त करने का प्रावधान है। नया विधेयक महापत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है। जब यह कानून बन जाएगा तो उसके लागू होने के 90 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को इस बोर्ड का गठन करना होगा। यह बोर्ड देश के महापत्तनों का नियोजन, संचालन और विनियमन करेगा। वहीं उनके प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन की शक्तियां भी इसी बोर्ड को दी गई हैं। इस बिल का मुख्य उद्देश्य देश में पत्तन अवसंरचना का विस्तार करना है और व्यापार एवं वाणिज्य सुविधा प्रदान करना है। आइए इस बिल की कुछ खास बातों से आपको रूबरू कराते हैं। यह बिल 1963 के महापत्तन न्यास अधिनियम के मुकाबले काफी छोटा है। 134 के मुकाबले इसमें केवल 76 धाराओं को ही शामिल किया गया है। बोर्ड के सदस्यों की संख्या 17 से 19 के मुकाबले घटाकर 11 से 13 कर दी गई है। महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण की भूमिका को फिर से परिभाषित किया गया है। पत्तन प्राधिकरण को टैरिफ तय करने की शक्ति दी गई है। वहीं दूसरी पत्तन सेवाओं और परिसंपत्तियों के लिए स्केल ऑफ रेट्स तय करने की जिम्मेदारी भी पत्तन प्राधिकरण को सौंपी गई है। इसके अलावा यह अथॉरिटी राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और आपातकाल की स्थिति को छोड़ते हुए सभी संविदाओं यानी कॉन्ट्रैक्ट्स, योजनाओं और टैरिफ फिक्स करने जैसे विषयों में भी मुख्य भूमिका अदा करने की शक्ति रखेगा। देश में कोरोना के कारण उपजी परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। दृष्टि आईएएस उम्मीद करता है कि आप सभी आगे दी जा रही सूचनाओं को उनके लाभार्थियों तक पहुंचाने में सरकार का सहयोग जरूर करेंगे। संकट की इस घड़ी में ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। गरीब कल्याण योजना के तहत हर व्यक्ति को अगले 3 महीनों तक 5 किलो चावल या गेहूं फ्री में दिया जाएगा। ये हर महीने पीडीएस के तहत दिए जाने वाले राशन के अलावा दिया जाएगा। राज्य में दाल की प्राथमिकता के आधार पर हर परिवार को 1 किलो दाल भी दी जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों, मनरेगा मजदूरों, गरीब विधवाओं, पेंशन प्राप्तकर्ता, दिव्यांगजनों के अलावा ऐसी महिलाएं जिनका जनधन अकाउंट है, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं, निर्माण कार्यों में कार्यरत महिलाओं को कैश ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स मसलन डॉक्टर्स, आशा कार्यकर्ता, नर्सेज, सैनिटेशन वर्कर्स, पैरामेडिक्स आदि के लिए 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति का मेडिकल इंश्योरेंस मुहैया कराया है। पीएम किसान योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 की पहली किश्त, जो कि 2,000 रुपये है, अप्रैल माह में किसानों को दी जाएगी। इससे 8.69 करोड़ किसान लाभान्वित हो सकेंगे। मनरेगा मजदूरों का प्रतिदिन का वेतन 182 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये किया जाएगा। इससे 5 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। इस दौरान मनरेगा वाले कार्यस्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा। अगले 3 महीनों में गरीब पेंशन प्राप्तकर्ताओं, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सरकार एक्स ग्रेशिया यानी अनुग्रह पूर्वक 1,000 रुपये की राशि 2 किश्तों में मुहैया कराएगी। अगले 3 महीनों में 20 करोड़ ऐसी महिलाएं जिनका जनधन अकाउंट है, उनके खाते में सरकार हर महीने 500 रुपये ट्रांसफर करेगी, जिससे घर की ज़रूरतें पूरी हो सकें। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्तकर्ताओं को सरकार 3 महीने तक गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। महिला स्वयं सहायता समूहों को नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत 10 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन दिया जाता है, जिसे दोगुना करके 20 लाख रुपए किया गया है। संगठित क्षेत्र में अगले 3 महीनों तक एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में सरकार योगदान देगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ रेगुलेशन में 1 अप्रैल 2020 से बदलाव करके कर्मचारियों को ये सुविधा मिलेगी कि वे अपने ईपीएफ खाते से सिर्फ एक बार कुल जमा राशि का 75% या 3 महीने का बेसिक वेतन के बराबर पैसा जो भी कम हो निकाल सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने सरकार के राजकोषीय समेकन यानी फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति विभिन्न स्तरों पर घाटे और ऋण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह इस समिति का नेतृत्व करेंगे और आयोग के ही 2 सदस्य इस समिति में शामिल होंगे। साथ ही इस समिति में सीएजी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट तथा वित्त मंत्रालय से एक प्रतिनिधि और 2 एक्सपर्ट भी शामिल किए गए हैं। समिति केंद्र सरकार, राज्यों, सामान्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए घाटे और ऋण की परिभाषा पर सिफारिशें करेगी। इसके लिए देश के सभी स्पष्ट और औसत देनदारियों पर विचार किया जाएगा। साथ ही ऋण यानी स्टॉक और घाटा यानी प्रवाह की परिभाषा के बीच स्थिरता लाई जाएगी। सामान्य सरकारी ऋण और सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण को समेकित करने में दोहरे गिनती से बचने के लिए भी यह समिति कुछ सिद्धांत सुझाएगी। इसके अलावा समिति आकस्मिक देनदारियों को भी परिभाषित करेगी और जहां तक संभव हो ऐसी देनदारियों के मात्रात्मक उपाय उपलब्ध कराएगी। उन परिस्थितियों को भी निर्दिष्ट करेगी जिनके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की आकस्मिक देयताएं स्पष्ट देनदारियां बन सकें। बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत लगभग 30,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा। इस खरीद को 2 किश्तों में संपन्न किया गया, जिसकी घोषणा आरबीआई ने पहले ही कर दी थी। इन बॉन्ड्स को कई मूल्य पद्धति उपयोग कर खरीदा गया, जैसे 2022 में पूरे होने वाले बॉन्ड 8.08%, 2023 में होने वाले बॉन्ड 7.68%, 2026 में पूरा होने वाले बॉन्ड 7.27% और 2028 में पूरा होने वाले बॉन्ड 7.17% की दर पर खरीदे गए। आरबीआई के मुताबिक कोविड-19 महामारी के जोखिमों के बढ़ने की वजह से कुछ वित्तीय बाजार क्षेत्रों में परिस्थितियां प्रतिकूल हो रही हैं। इसलिए आरबीआई का कदम यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बाजार तरल और स्थिर रहें
और सामान्य रूप से कार्य करें। आपको बता दें कि आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशंस महंगाई को नियंत्रित करने के तरीकों में से एक है। यदि वस्तुओं का मूल्य मांग पक्ष की वजह से बढ़ रहा है तो इसमें आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को जनता को सीधे बेचती है, जिससे बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाती है और महंगाई नियंत्रित होती है। और अगर बाजार में किन्हीं कारणवश लिक्विडिटी की कमी आ जाए तो अस्फीति यानी डिफ्लेशन की स्थिति न हो, इसलिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती है और बाजार की तरलता बढ़ाती है ताकि मांग बनी रहे। नवीनतम खबरों के मुताबिक कोविड-19 के मामले छोटे शहरों में भी रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में यह विचार किया जा रहा है कि भारतीय नीतियों में असंगठित क्षेत्र को भी शामिल किया जाए। दरअसल कोविड-19 से देश में आर्थिक अव्यवस्था, आजीविका की दीर्घकालिक समस्या और रोजगार एवं सामाजिक विस्थापन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मजदूर और प्रवासी कामगार अपने पैतृक घर लौट रहे हैं ताकि उन्हें सस्ता भोजन और रहने को छत मिल सके। ऐसे लोग जो रोज़ मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं, उनके लिए वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि देश का 90% कार्यबल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन इस वर्ग के लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा ऐसी व्यापक रणनीति पर विचार किया जा रहा है जो न केवल महामारी के समय बल्कि लंबे समय के लिए भी असंगठित क्षेत्र और कार्यशील बल की समस्या को सुलझा सके। 1 अप्रैल 2020 से देश के 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का अन्य 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ विलय कर दिया गया है। इस विलय के बाद देश में सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 12 बैंक्स रह गए हैं। केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में ही सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को आपस में विलय कर 4 बड़े और मजबूत बैंक्स बनाने का ऐलान किया था। इसके तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया। अब पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में किया गया है, जिसके बाद केनरा बैंक चौथा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को मिला दिया गया। वहीं आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया है। लिहाजा 1 अप्रैल 2020 से विलय बैंकों की शाखाएं अब एंकर बैंकों की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। बीते दिनों कोविड-19 महामारी को देखते हुए आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीतियां जारी की। इनसे बाजार में तरलता बनाए रखने और महामारी से होने वाली वित्तीय समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने 1 साल के लिए बैंकों द्वारा आरबीआई में जमा किए जाने वाले सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को 4% से कम करके 3% कर दिया है। आगामी 3 महीनों के लिए एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत बैंक अपने एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के 3% तक के लोन आरबीआई से पा सकते हैं। एमएसएफ के तहत बैंक अपने एसएलआर यानी स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो में रखी सरकारी प्रतिभूतियों से आरबीआई से कर्ज लेते हैं। दूसरी तरफ रेपो दर में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती करके इसे 4.4% कर दिया गया है, जिससे बैंक अपनी लोन दर में कटौती करेंगे और बाजार में तरलता आएगी। आगामी 3 महीनों तक लोगों द्वारा बैंक से किसी भी मद में लिए गए सावधि ऋण की ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। साथ ही वर्किंग कैपिटल पर लगने वाले ब्याज से भी 3 महीने की छूट मिली है। इसके अलावा सीसीबी यानी कैपिटल कंजर्वेशन बफर के अंतिम भाग को लागू करने की तिथि 31 मार्च 2020 से आगे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। आपको बता दें कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर के तहत सामान्य समय के दौरान बैंक कुछ ऐसी पूंजी का निर्माण करते हैं जो तनावग्रस्त अवधि के दौरान उन्हें नुकसान से बाहर निकलने में मदद करती है। बेसल नियम के मुताबिक भारतीय बैंकों के लिए 2.5% सीसीबी का प्रावधान है, जिसे 0.625% के 4 हिस्से में बांटकर लागू किया जाना था। बीते दिनों केरल के मुख्यमंत्री ने केंद्र से आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य को राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत राहत देने का आग्रह किया है। दरअसल राज्य ने अप्रैल माह में ही कोविड-19 के चलते राहत मद में 12,500 करोड़ रुपए बाजार से उधार लेने का प्रस्ताव रखा है, जबकि वर्तमान राजकोषीय स्थिति के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य लगभग 25,000 करोड़ रुपए उधार ले सकता है। यानी कि वित्तीय वर्ष के पहले माह में ही राज्य अपने कुल वार्षिक उधार का आधा हिस्सा ले लेगा। वहीं दूसरी ओर इस वित्तीय वर्ष में आगे भी इस महामारी के मद्देनजर
सरकार को फंड की आवश्यकता होगी। इसलिए राज्य सरकार इस बात से चिंतित है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व कानूनों के तहत उधार की कठोर सीमा राज्य के खर्च करने की क्षमता में बाधा न बने। लिहाजा केरल सरकार राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन में राहत चाहती है। गौरतलब है कि इससे पहले भी राज्यों को राजकोषीय घाटे में राहत दी गई है। 2008-9 में राज्यों के घाटे के लक्ष्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP का 3.5% और वित्त वर्ष 2009-10 के लिए GSDP का 4% किया गया था। 2004 में 12वें वित्त आयोग ने राज्य बजट प्रबंधन को विवेकपूर्ण बनाने के लिए राज्यों को भी FRBM जैसे अधिनियम के तहत कर्ज से राहत की सिफारिश की थी। इसके अंतर्गत कोई भी राज्य अपने GSDP का अधिकतम 3% ही वार्षिक बजट घाटे के रूप में ले सकता है। FRBM अधिनियम का उद्देश्य है कि देश के वर्तमान पीढ़ी के प्रशासक व्यय और राजस्व के मामले में वित्त प्रबंधन इस प्रकार करें कि भविष्य की पीढ़ी को अत्यधिक कर्ज के बोझ तले न दबना पड़े। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर घटकर 1% तक पहुंच सकती है। यहां तक कि UN का मानना है कि अगर पर्याप्त राजकोषीय प्रतिक्रियाओं के बिना आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध आगे बढ़ाया जाता रहा तो विकास दर और भी कम हो सकती है। कोविड-19 प्रकोप से पहले 2020 के लिए अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि दर का अनुमान था। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यानी UNDESA ने अपने विश्लेषण में बताया कि कोविड-19 महामारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित कर रही है। इस दौरान बहुत से देशों ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बंद कर रखा है, जिससे लोगों और वस्तुओं का प्रवाह रुक गया है। देशों के अंदर लॉकडाउन जैसे कदमों की वजह से उत्पादन और सामान्य व्यापार पर अलग बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इन कारणों से निकट भविष्य में लाखों लोगों की नौकरी जाने की संभावना है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में गहरी मंदी आ सकती है। उपाय के तौर पर UNDESA का सुझाव है कि एक उचित राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को थोड़ा राहत दे सकता है। इस पैकेज में परिवारों को आय सहायता और इस महामारी से लड़ने के लिए उम्दा स्वास्थ्य अवसंरचना का जल्द विकास जैसे तत्व शामिल होने चाहिए। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 1.4% तक की कटौती की है। यह कदम इन योजनाओं की ब्याज दरों को बैंक के ब्याज दरों के समकक्ष लाने के लिए किया गया है। दरअसल कोविड-19 की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने रेपो रेट में कटौती की, जिसके बाद बहुत से बैंकों ने भी अपनी जमा दर को कम कर दिया है। आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस की लघु बचत योजना के तहत कुल 9 प्रकार के खाते आते हैं। डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा खाता, राष्ट्रीय बचत समय जमा खाता, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता, सार्वजनिक भविष्य निधि खाता, राष्ट्रीय बचत पत्र खाता, किसान विकास पत्र खाता और सुकन्या समृद्धि खाता। इन लघु बचत योजनाओं पर अन्य बैंक जमा दर की तुलना में ज़्यादा ब्याज दर दी जाती है, जो कि हर 3 माह पर नोटिफाइड की जाती है। साथ ही इनमें से कुछ खातों में जमा राशि पर आयकर में छूट मिलती है, तो कुछ खातों के भुगतान की आश्वस्तता सरकार देती है। लघु बचत योजनाओं के तहत जमा सभी राशि 1999 में पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत स्थापित नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स को जाती हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ई-नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म में नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। इससे किसानों को खुद से मंडियों में फसल लाने की ज़रूरत कम होगी। कोविड-19 के प्रभावों को देखते हुए यह कोशिश की जा रही है, जिससे एग्रीकल्चर मार्केटिंग को भी मजबूत किया जा सके। नए फीचर्स में नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट, FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग मॉड्यूल और लॉजिस्टिक मॉड्यूल शामिल हैं। नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट मॉड्यूल के तहत WDRA यानी वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा रजिस्टर्ड और राज्यों द्वारा डीम्ड मार्केट घोषित किए गए वेयरहाउस में किसान अपने उत्पादों को बेच सकेंगे। इससे लॉजिस्टिक लागत और मंडी में भीड़ को कम किया जा सकेगा। FPO ट्रेडिंग मॉड्यूल में उत्पाद की फोटो को कलेक्शन सेंटर से ही अपलोड किया जा सकेगा। यहाँ से उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में जानकारी भी अपलोड की जा सकेगी, जिससे बोली लगाने वाले पहले से ही उत्पाद के बारे में जान सकेंगे।
इसका मकसद भी लॉजिस्टिक लागत और मंडी में भीड़ को कम करना है, जबकि लॉजिस्टिक मॉड्यूल के तहत कृषि उत्पादों का परिवहन आसान होगा। कोविड-19 के प्रभाव के चलते दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। इस बीच आईएमएफ ने वैश्विक विकास दर को न्यूनतम आंका है। दुनिया भर की सरकारें इस समय कोविड-19 से अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए कई तरह की रणनीतियों पर विचार कर रही हैं। इन्हीं में से एक रणनीति है हेलीकॉप्टर मनी, जो इस समय खासा चर्चा में है। दरअसल भारत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आरबीआई को इस रणनीति को अपनाने का सुझाव दिया है। हेलीकॉप्टर मनी का मोटे तौर पर मतलब है कि केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को दिया गया वो पैसा जो सरकार को बैंक को वापस नहीं लौटाना पड़ता। इसमें लोगों को पैसा खर्च करने के लिए उत्साहित किया जाता है, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले। हेलीकॉप्टर मनी मॉनेटरी पॉलिसी का अपरंपरागत तरीका है, जिसमें गिरती हुई अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने की कोशिश की जाती है। इस नीति के तहत केंद्रीय बैंक ज्यादा कैश प्रिंट करता है, जिसे सरकारों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिससे डिमांड बढ़े। इस शब्द का प्रयोग अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हेलीकॉप्टर द्वारा आसमान से पैसे गिराना। हाल ही में एडीबी ने भारत को कोविड-19 महामारी से बचने के लिए $2.2 बिलियन की मदद की पेशकश की है। भरोसा दिया है कि वो $2.2 बिलियन भारत को मुहैया कराएगा। साथ ही एडीबी ने यह भी कहा है कि भविष्य में भी इस महामारी के खिलाफ वो भारत की मदद करने के लिए तत्पर रहेगा। इस राशि का इस्तेमाल भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ साथ महामारी से प्रभावित गरीब और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की सहायता के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। एडीबी में कुल 68 सदस्य देश हैं, जिनमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र के देश हैं। भारत एडीबी का फाउंडिंग मेंबर है और जापान, अमेरिका और चीन के बाद एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। एडीबी हर साल एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। इस साल एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 व्हाट ड्राइव्स इनोवेशन इन एशिया शीर्षक के साथ जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अमेरिका के साथ एक डॉलर विनिमय समझौता यानी डॉलर स्वैप एग्रीमेंट पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। कोविड-19 के चलते किसी भी आर्थिक अनिश्चितता से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौता निश्चित विनिमय दर पर दी जाने वाली एक तरह की क्रेडिट लाइन है। विनिमय समझौते में अमेरिकी फेडरल रिजर्व विदेशी केंद्रीय बैंक को डॉलर मुहैया कराता है। विदेशी केंद्रीय बैंक उस समय की बाजार विनिमय दर के आधार पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व को प्राप्त हुए डॉलर के बराबर अपनी करेंसी देता है। इसके साथ ही दोनों पक्ष एक तय वक्त के बाद उसी विनिमय दर के आधार पर फिर से यह मुद्रा वापस करने के लिए एक समझौता करते हैं। इस तरह के विनिमय में कोई बाजार जोखिम नहीं होता, क्योंकि इसकी शर्तें पहले से निर्धारित होती हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भारत जापान के साथ $75 बिलियन के द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय लाइन समझौते पर दस्तखत कर चुका है। यह समझौता भारत को किसी भी समय इस मुद्रा भंडार का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है, ताकि भुगतान संतुलन या अल्पकालिक तरलता का एक उचित स्तर बनाए रखा जा सके। विदेशी मुद्रा भंडार राष्ट्रीय मुद्रा में गिरावट या अस्थिरता को दूर करने में केंद्रीय बैंक की सहायता करता है। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत विनियमित किया जाता है। बीते दिनों सेबी ने एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को निवेश के लिए दिए जाने वाले कैटेगरी 1 लाइसेंस के नियमों में बदलाव किए। पहले एफएटीएफ के सदस्य देश ही इस कैटेगरी के अंतर्गत कैटेगरी 1 लाइसेंस के अंतर्गत निवेश कर सकते थे, पर अब नए बदलाव के मुताबिक भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट नॉन एफएटीएफ देश भी कैटेगरी 1 लाइसेंस के पंजीकरण के लिए क्वालिफाइड होगा। सेबी का यह कदम स्टॉक्स में विदेशी निवेश को बढ़ाने में मदद करेगा। भारत में एफपीआई 2 कैटेगरी में निवेश करते हैं, जिनमें से लगभग 80% एफपीआई को कैटेगरी 1 के अंतर्गत रखा जाता है। कैटेगरी 1 का हिस्सा होने का मतलब है कि निवेशक के लिए केवाईसी यानी नो योर कस्टमर मानदंड सरल होंगे, साथ ही निवेश पर प्रतिबंध कम होंगे। आपको बता दें कि एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण की गतिविधियों को रोकने के लिए नियम बनाता है और इसकी निगरानी भी करता है। इसमें कुल 39 सदस्य हैं, जिनमें भारत सहित 37 देश
और 2 क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। इसकी स्थापना 1989 में पेरिस के G7 समिट के दौरान की गई थी। इधर बीते सोमवार को न्यूयॉर्क में दुनिया के सबसे अच्छे कच्चे तेल WTI की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। इसकी कीमत माइनस डिजिट में पहुंच गई और $-40.32 प्रति बैरल तक जा पहुंची। यह कच्चे तेल की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। मतलब विक्रेता को तेल खरीदने वाले को प्रति बैरल लगभग $40 का भुगतान करना पड़ा होगा। यह चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर कैसे तेल की कीमत $0 से भी नीचे ऋणात्मक स्तर तक पहुंच गई। हालांकि कुछ देर में ही WTI की कीमत धनात्मक स्तर पर आ गई। दरअसल WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का मई कॉन्ट्रैक्ट 21 अप्रैल को समाप्त होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से हुए वैश्विक लॉकडाउन ने तेल की मांग को बहुत कम कर दिया। और सीधी सी बात है कि यदि किसी कमोडिटी की सप्लाई उसकी मांग से अधिक होती है तो उसकी कीमत गिर जाती है। इसीलिए डेडलाइन जैसे जैसे नजदीक आता गया कीमत में गिरावट होती गई। लेकिन नकारात्मक जाने के पीछे की वजह और भी थी। तेल उत्पादक उत्पादन में कटौती या उत्पादन को बंद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार उत्पादन बंद करने के बाद फिर से उत्पादन शुरू करना ज्यादा महंगा होता है। ऐसे में वे तेल की कीमत को कम करके इसे बेचना चाहते हैं और दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट धारक जिन्हें तेल खरीदना है वो इसे लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास तेल को स्टोर करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। तेल से छुटकारा पाने के दोनों पक्षों खरीदार और विक्रेता के इस रवैये की वजह से न केवल तेल की कीमतें शून्य तक गिरी बल्कि निगेटिव स्तर तक चली गई। एक तरीके से देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए चाहे वह तेल खरीदार हो या फिर तेल उत्पादक, दोनों को $-40 प्रति बैरल का भुगतान कम महंगा महसूस हुआ। हालांकि WTI की कीमत में आई कमी से भारत की तेल आपूर्ति को कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत में तेल का मुख्य आयात ओपेक देशों से होता है। ये देश ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत को मानक के तौर पर लेते हैं। ओपेक देशों द्वारा सप्लाई होने वाले ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में भी तत्काल में गिरावट हो रही है। पहले वैश्विक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत का निर्धारण सऊदी अरब की अगुवाई वाले ओपेक द्वारा किया जाता था, पर हाल के दिनों में ओपेक देश और रूस मिलकर वैश्विक कीमतों को नियंत्रित करने का काम करते हैं। अगर कीमत में कमी लानी हो तो ये तेल उत्पादन में वृद्धि कर देते हैं, जबकि तेल उत्पादन में कटौती करके ये कीमत को बढ़ाते हैं। लेकिन मार्च की शुरुआत से ही सऊदी अरब और रूस के बीच कीमत को स्थिर रखने के लिए आवश्यक उत्पादन कटौती को लेकर असहमति थी। इस वजह से सभी तेल निर्यातक देशों ने उसी मात्रा में उत्पादन जारी रखा और तेल की कीमतों को कम करना शुरू कर दिया। बहरहाल बीते सप्ताह रूस और सऊदी अरब के बीच तेल कटौती को लेकर समझौता हो गया है। आरबीआई ने बाजार में तरलता बढ़ाने और आर्थिक तनाव को कम करने के लिए कुछ नए कदम उठाए। ये नए कदम मुख्यतः राज्य वित्त, NBFC, सूक्ष्म वित्त संस्थान, कमर्शियल रियल एस्टेट और आवास के क्षेत्रों में दी जाने वाली सहूलियतों से संबंधित है। इसके अंतर्गत आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब रिवर्स रेपो रेट 3.75% हो गया है। बैंक अपने अतिरिक्त धन को रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई में रखकर ब्याज कमाते हैं। इसमें हुई कमी की वजह से बैंक अपने पैसे को अब दूसरे क्षेत्रों में लोन के रूप में दे सकेंगे। इसके अलावा आरबीआई अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को 50,000 करोड़ रुपए की राशि देगा। इसमें नाबार्ड को 25,000 करोड़, सिडबी को 15,000 करोड़ और नेशनल हाउसिंग बैंक को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस कदम से कृषि, ग्रामीण क्षेत्र, छोटे और मध्यम व्यापार तथा स्मॉल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को धन मुहैया कराया जा सकेगा। आरबीआई ने राज्यों के लिए WMA यानी वेज एंड मीन्स एडवांसेस की सीमा 30 मार्च 2020 के स्तर से 60% बढ़ा दी है। यानी कि अब राज्य WMA के तहत लगभग 51,600 करोड़ रुपए उधार ले सकते हैं। WMA केंद्रीय बैंक द्वारा राज्यों को दी जाने वाली सुगम अल्पकालिक ऋण व्यवस्था है। नए बदलावों के बाद राज्य 21 दिनों की ओवरड्राफ्ट अनुमति के साथ कुल 90 दिनों के लिए आरबीआई से 4.4% की रेपो रेट से उधार ले सकेंगे। बैंकों को सहूलियत देने के लिए आरबीआई ने एनपीए नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं। अब एनपीए की अवधि 90 दिन के मॉरेटोरियम पीरियड को हटाने के बाद जोड़ी जाएगी। एलसीआर यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को भी तत्काल प्रभाव से 100% से कम करके 80% कर दिया गया है।
LCR के अंतर्गत बैंकों को पर्याप्त HQLA यानी उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति रखने की आवश्यकता होती है ताकि वे 30 दिन तक बैंक के कैश आउटफ्लो को बनाए रखने में सक्षम रहें। एक जानकारी के मुताबिक GSTN के पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बनने में अभी देर हो सकती है। इसका कारण कुछ राज्यों द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने में किए जा रहे अतिरिक्त खर्च को बताया जा रहा है। इसके वजह से राज्य GSTN के शेयर नहीं खरीद पा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2018 में ही GSTN को पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली इकाई में बदलने का निर्णय लिया था। बीते 14 मार्च को हुई 39वीं GST परिषद की बैठक में 1 अप्रैल 2020 से GSTN को पूरी तरह सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। GSTN यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क एक गैर लाभकारी गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसकी स्थापना 28 मार्च 2013 को की गई थी। कंपनी की स्थापना का मकसद केंद्र, राज्यों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को GST के कार्यान्वयन के लिए IT अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करना था। शुरुआत से इस कंपनी में 24.5% शेयर केंद्र और 24.5% शेयर संयुक्त रूप से सभी राज्यों, राज्य वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटीज और दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ शासित क्षेत्रों का रहा है। शेष 51% शेयर गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों के पास है। पूर्णतया सरकारी होने पर GSTN में 50% शेयर केंद्र के पास, जबकि शेष 50% शेयर राज्य सरकारों, राज्य वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमिटीज और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन रहेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने FDI को लेकर एक बड़ा फैसला किया। केंद्र सरकार ने भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों से होने वाले FDI के लिए सरकार द्वारा मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने FDI पॉलिसी में परिवर्तन की मुख्य वजह वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारण विदेशी कंपनियों या सरकारों द्वारा भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकना बताया है। यह कदम खास तौर पर चीन से होने वाले उन सभी निवेशों पर लगाम लगाएगा जो कि भारत के लिए सही नहीं है। वैसे पहले से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में निवेश के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। साथ ही पाकिस्तान को भारत के अंतरिक्ष, नाभिकीय ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में निवेश की अनुमति नहीं है। हालांकि भारत के इन स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देशों को छोड़कर बाकी अन्य देशों के लिए पहले की तरह FDI नियम लागू रहेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चीन द्वारा निवेश 2014 के $1.6 बिलियन से बढ़कर 2017 में $8 बिलियन हो गया। अभी तक चीन ने भारत में कुल $26 बिलियन का निवेश कर रखा है। चीन मुख्यतः भारत के मैन्युफैक्चरिंग, IT, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और फार्मेसी क्षेत्रों में निवेश करता है। साथ ही भारत में बहुत से स्टार्टअप्स को भी चीन फंडिंग दे रहा है। NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की 5वीं एनुअल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाल ही में संपन्न की गई। इसमें भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया। उन्होंने बैंक की इमरजेंसी फाइनेंसिंग फैसिलिटी को बढ़ाने के मसले पर बात की। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि प्राइस रिलेटेड असिस्टेंस के लिए बैंक की फाइनेंशियल कैपेसिटी को $10 बिलियन तक बढ़ाया जा सकता है। NDB इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत ब्रिक्स देशों को फास्ट ट्रैकिंग वित्तीय सहायता मुहैया करा रहा है। आपको बता दें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक पहला बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका गठन विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा किया गया है। इसके वर्तमान अध्यक्ष भारत के KV कामत हैं। वहीं बैंक का मुख्यालय चीन के शंघाई में है। बैंक ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड 2016 में जारी किया था। इधर RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा की घोषणा की है। RBI का यह निर्णय म्यूचुअल फंड पर लिक्विडिटी के दबाव को कम करने के लिए लिया गया है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही कोविड-19 महामारी की वजह से लिक्विडिटी की कमी का हवाला देते हुए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड हाउस ने 6 ऋण म्यूचुअल फंड योजनाओं से निकासी पर रोक लगा दी है। इन हाई यील्डिंग और लोअर रेटेड क्रेडिट सिक्योरिटीज पर रोक से म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। म्यूचुअल फंड के लिए RBI की तरलता सुविधा 11 मई 2020 तक या आवंटित राशि के उपयोग तक प्रभावी होगी। RBI ने यह भी आश्वासन दिया है
कि वह बाजार की स्थितियों के आधार पर समय और राशि की समीक्षा करेगा। इस सुविधा के तहत आरबीआई कम दरों पर बैंकों को धन मुहैया कराएगा, जिसका उपयोग बैंक विशेष रूप से म्यूचुअल फंड्स की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेंगे। बैंक अगर चाहें तो म्यूचुअल फंड के निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र, डिबेंचर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को गिरवी रखकर ऋण की राशि को बढ़ा सकते हैं। गौरतलब है कि म्यूचुअल फंड ऐसे उत्पादों के रूप में बेचे जाते हैं जो बैंक की सावधि जमा की तुलना में अधिक मुनाफा दे, लेकिन स्टॉक मार्केट की तुलना में कम जोखिम भरा हो। मतलब कि आम निवेशकों का पैसा अनुभवी फंड मैनेजर द्वारा आगे निवेश किया जाता है। ये फंड मैनेजर कुशल और आगे के नुकसान को देख सकने में सक्षम माने जाते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड की निगरानी सेबी करता है, लेकिन सेबी इसके लिए अभी तक कोई सख्त नियम नहीं बना पाया है। निवेशक फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अपने पैसे को अपने रिस्क पर निवेश करता है। बीते दिनों आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री दोनों एक साथ की। पिछले साल दिसंबर में आरबीआई ने पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट को अपनाया था। आरबीआई ने 2026 और 2030 के बीच मैच्योर होने वाले 10,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों को बाजार से खरीदा और उतनी ही राशि के ट्रेजरी बिल को बाजार में बेचा भी। केंद्रीय बैंक ने प्रतिभूतियों की खरीद और बेचने की प्रक्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत की, जिसमें बाजार में तरलता बढ़ाई जा सके। आपको बता दें कि आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के जरिए बाजार में रुपए की तरलता नियंत्रित करता है। जब आरबीआई को बाजार में तरलता कम करनी होती है तो वह प्रतिभूतियों की बिक्री करता है, जिससे बाजार से रुपया आरबीआई के पास चला जाता है। वहीं अगर उसे लगे कि बाजार में तरलता बढ़ानी है तो वह बाजार से प्रतिभूतियों को खरीदता है। ट्रेजरी बिल सरकार के 1 वर्ष या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाले ऋण दायित्व होते हैं। इन्हें टी बिल भी कहते हैं और यह मुद्रा बाजार का एक अभिन्न हिस्सा है। ट्रेजरी बिल फेस वैल्यू पर छूट के साथ बेचे जाते हैं और फेस वैल्यू पर वापस खरीदे जाते हैं। एनटीपीसी ने दिल्ली और लेह में हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक बस और कार मुहैया कराने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की मदद से यह पहल शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य मोबिलिटी या गतिशीलता को डीकार्बोनाइज करना है। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किसी सप्लायर यानी आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई समरी होती है, जिसमें वह वस्तु या सेवा विशेष को मुहैया कराने में अपनी सक्षमता और रुचि दिखाता है। यह टेंडर प्रक्रिया का पहला चरण होता है। आपको बता दें कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह बाहरी स्रोत से चार्ज नहीं करना पड़ता। इन व्हीकल्स में हाई प्रेशर टैंक्स में हाइड्रोजन स्टोर होती है, जो ऑक्सीजन से क्रिया करके पानी और इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स को अपनाए जाने में सबसे बड़ी चुनौती हाइड्रोजन के उत्पादन की उच्च लागत है। लॉकडाउन 2 के दौरान नॉन एसेंशियल सेवाओं या उत्पादों से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, लेकिन कृषि गतिविधियों पर ज्यादा लंबे समय तक रोक नहीं लगाई जा सकती। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारें जल्द से जल्द कृषि संबंधी गतिविधियों को रिज्यूम करने का प्रयास कर रही हैं। लॉकडाउन पीरियड के दौरान लेबर, मशीनरी और जरूरी उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लॉजिस्टिक और प्रशासनिक समस्याओं के अलावा किसान वित्त की कमी से भी जूझ रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत में फार्मिंग ऑपरेशंस ईजी करने के लिए एक्सपर्ट्स द्वारा कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। पहला सुझाव है डोर स्टेप प्रोक्योरमेंट। भारत सरकार को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और राज्य सरकारों के जरिए किसानों की फसलें खरीदनी चाहिए, जिससे वे बिचौलियों को बेचने को मजबूर न हों। साथ ही आने वाले महीनों के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। दूसरा सुझाव है रीप्रायोरिटाइज एक्शंस। दरअसल सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए 2020-21 के यूनियन बजट में कृषि क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाकर 7.3% किया गया था। अब ऐसे समय में जब किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए नकद पैसे की जरूरत है, तो सरकार इस बजट का इस्तेमाल अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हुए कर सकती है। तीसरा सुझाव डायरेक्ट इनकम सपोर्ट को लेकर है। 2020-21 के बजट में पीएम किसान योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए
3 बराबर किश्तों में ट्रांसफर करेगी। सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के चलते पहली किश्त एडवांस में रिलीज कर दी है। अभी किसानों के सामने खरीफ की बुआई के लिए फंड्स की चुनौती है। ऐसे में दूसरी और तीसरी किश्त भी निर्धारित समय का इंतजार करने के बजाय जल्द जारी करने का सुझाव दिया गया है। चौथा सुझाव किसानों को सस्ता लोन मुहैया कराने से संबंधित है, जिससे वे साहूकार आदि से लोन लेने के लिए मजबूर न हों।